हेलो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में जो है हम लोग 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट से लिया गया है, ह्यूमन राइट्स से लिया गया है, कुछ पर्यावरण से लिया गया है और कुछ करंट से लिया गया है। हाँ, ये चीज है कि आपको जो है मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैंने जो है चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे वो हिंदी मीडियम के हो। और ये क्वेश्चन जो है बहुत मेहनत करके बनाया गया है दोस्तों, तो आप जरूर से इन क्वेश्चंस को देखें, समझें और आप देखिएगा एग्जाम में जो है कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो है यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी दोस्तों को यही कहना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन सीरीज रहता है उसको आप जरूर से देखें और समझे यारो। वहां पे आपको बहुत सारी नई नई चीजें भी जो है जानने समझने को मिलेंगी, साथ ही साथ ये भी आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन जो है किस टाइप से जो है आ सकता है। चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये कोविड के समय काफी न्यूज में था, क्योंकि सरकार ने जो है इस अधिनियम का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का इस्तेमाल किया गया था। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से कि जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट है यानी कि महामारी रोग अधिनियम, यह कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1894, 1896, 1897, 1898। हम कुछ टाइम आपको देंगे आंसर करने के लिए। तुक्का भी मारिए, देखिए कि कैसा जो है आपका बनता है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आपका इसका 1897। साथ ही साथ आपका जो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम भी जो है वो भी अधिनियम काफी चर्चे में था। क्यों? क्योंकि सरकार जब कुछ चीजों का दाम ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको जो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर डाल देती है। तो आप देखे ही थे कि जो आपका जो है मास्क और आपका जो सैनिटाइजर है उसका दाम काफी बढ़ने लगा था, तो सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाल दिया था। तो पूछा जा सकता है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो 1955 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जो सुनामी सेंटर है ये कहां पे है? आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गोवा और मुंबई। फटाफट आंसर कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आप सोच रहे हो कि इसका नई दिल्ली हो सकता है, लेकिन सही जवाब क्या होगा? हैदराबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जानते ही हैं कि जेपीएससी में जो है 15 क्वेश्चन मिसलीनियस से है, उसमें आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो है आपका ह्यूमन राइट से क्वेश्चन रहेगा। तो आपके ऑप्शन है पेरिस प्रिंसिपल, रोम प्रिंसिपल, जिनेवा प्रिंसिपल या नन। पिछले बार तो 7-10 जेपीएससी में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन राइट जो डे है वो कब मनाते हैं। 10 दिसंबर 1948 से ये मतलब यूएन ने इसको डिक्लेयर किया था। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आपका पेरिस। क्वेश्चन नंबर 4, भारत जो है इनमें से किसका सदस्य नहीं है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एमटीसीआर, वासनर अरेंजमेंट या एनएसजी। तो दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए, निर्यात के लिए 4 अलग अलग समूह हैं जो अलग अलग चीजों से डील करते हैं। जैसे मिसाइल जो है वो गलत हाथों में ना जाए, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम जो है उसके लिए एमटीसीआर है, चाइना इसका सदस्य नहीं है। फिर जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल होता है जैसे यूरेनियम, वो किसको देना है किसको नहीं देना है, तो उसके लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का जो है इस्तेमाल ना हो उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। और जो आपका हथियार होता है वेपन्स, उसके लिए आपका वासनर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो आपको यहां बताना है कि भारत किसका सदस्य नहीं है। तो भारत जैसे जैसे जो है इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर अच्छा परफॉर्म करते जा रहा है, उसको जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एमटीसीआर, वासनर अरेंजमेंट, ये तीनों का जो है वो सदस्य है। लेकिन एनएसजी में चाइना और कुछ कंट्री जो है उसको अपोज कर रहे हैं, इसलिए भारत अभी एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया है। तो यहां आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब एनएसजी का सदस्य है ही नहीं तो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे है? ठीक है, कैसे जो बाकी दूसरे देश हैं, साउथ कोरिया, फ्रांस, रशिया, ये सब जो है वो कैसे जो है भारत को न्यूक्लियर मटेरियल देते हैं? तो दोस्तों इसका जो राज छुपा हुआ है ये 1-2-3 न्यूक्लियर डील जो कि अमेरिका और इंडिया के बीच में हुआ था इस 2008 में, और इसमें जो है अमेरिका ने मतलब इंडिया को कंसेशन दिलवाया कि भले आप एनएसजी के सदस्य नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। यूएन का जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का कितना कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपका मेन है वो कितना है? ऑप्शन आपके 6, 7, 8 या 9। आंसर कीजिए, तुक्का मारिए, क्योंकि जेपीएससी में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9। और हमने जो है ह्यूमन राइट्स पे स्पेशल वीडियो भी बनाया है, नीचे कमेंट में जो है लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर से देखिए यारो, काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं से फिर एक क्वेश्चन बनाया है ह्यूमन राइट्स से ही कि जैसे अलग अलग 9 कन्वेंशन है ना, तो भारत जो है इनमें से कौन सा जो ट्रीटी साइन नहीं किया है? ठीक है, CEDAW है, ये महिलाओं के खिलाफ जो उनका जो उत्पीड़न है उसको रोकने के लिए है, ये टॉर्चर रोकने के लिए है, ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का है, और ये बच्चों का अधिकार है। तो इसमें से कौन सा है ऐसा संधि है जो भारत ने साइन नहीं किया है? ठीक है, तो महिलाओं का जो ये एक्सप्लोटेशन है इसको साइन किया हुआ है कि हाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, उत्पीड़न। उसके बाद सिविल पॉलिटिकल राइट्स इसको भी किया है, बच्चों वाला भी किया है। ये जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है, ठीक है, इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है। साथ ही साथ एक आपका रिफ्यूजी पे है कन्वेंशन, उसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया है ना। और इसके वीडियो को हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, आप जरूर से जो है कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया उसको देखिए यारो। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है। जो कैरो डिक्लेरेशन है उसका संबंध किस चीज से है? स्पेस प्रोग्राम से है, साइबर सिक्योरिटी से है, पॉपुलेशन कंट्रोल से है या नन? क्या आंसर होगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल से ये संबंधित है, कैरो डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, आप जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो अलग अलग वेव जनरेट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी से लिया गया क्लास 11 से, कि सबसे खतरनाक जो अर्थक्वेक वेव है वो कौन सा है? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, एल वेव या नन? बताइए क्या होगा यारो। जो भी क्वेश्चन यहां पे सिलेक्ट किया गया है सब एक से बढ़कर एक है यारो। इसका सही जवाब हो जाएगा एल वेव। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सेम किताब जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 है उससे लिया गया है। द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, मतलब भूकंप आने के बिंदु के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह के बिंदु को क्या कहा जाता है? द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ऑकर्स इज कॉल्ड फोकस, एपिसेंटर, पॉइंट या नन? ठीक है, और ये सब जो क्वेश्चन है केवल जेपीएससी के लिए ही नहीं, बीपीएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है यारो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एपिसेंटर। आगे बढ़ते हैं। जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या यूनियन होम सेक्रेटरी? ये एक आसान क्वेश्चन है। और सेक्शन 3 में इसका जिक्र किया गया है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो क्वेश्चन 11 है इसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, राष्ट्रीय कार्यपालिका समिति, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या यूनियन होम सेक्रेटरी? इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो क्या टिक कर देते हैं? होम मिनिस्टर। हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा यारो वो होगा आपका यूनियन होम सेक्रेटरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है हमने बायोलॉजी से लिया है। स्टार फिश जो है ये एनिमल किंगडम के किस फाइलम में आता है? मोलुस्का, एकिनोडर्माटा, पोरीफेरा या ब्रायोफाइटा? दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि कैसे अलग अलग एग्जाम में जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, पहले भी था, अभी और भी कुछ बढ़ते ही जा रहा है। तो ये आपके क्लास 9 के एनसीईआरटी से लिया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और बहुत लोग ये सब जवाब नहीं दे पाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एकिनोडर्माटा। ठीक है, उसके बाद अगेन इनमें से कौन जो है वो क्रिप्टोग्राम, जैसे जो प्लांट है उसमें 5 अलग अलग आपका जो है फाइलम होता है। थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये सब में बीज नहीं होते हैं। ठीक है, जितना फाइटा है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें बीज नहीं होते हैं तो इसको क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। और जिसमें बीज होते हैं उसको फेनरोग्राम बोला जाता है। उसमें होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्रिप्टोग्राम नहीं है,
तो पाइन, इसमें जो है बीज होता है यारो, ठीक है। एल्गे में नहीं होता, ब्रायोफाइटा में नहीं होता, टेरिडोफाइटा में नहीं होता। जिसमें बीज नहीं होता है वो क्रिप्टोग्राम होता है, और पाइन में तो बीज होता है, ये फेनरोग्राम है, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। हम लोग क्या करते हैं ना कि इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी की बुक को, लेकिन वहाँ बहुत सारा फैक्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाता है। जैसे अभी बीपीएससी के एग्जाम में जो 68 बीपीएससी हुआ था, उसमें लगभग 6 क्वेश्चन तो जो है क्लास 10 के एनसीईआरटी से लिया गया था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है वो 9 और 8 से लिया गया था। अब अगेन ऑक्टोपस जो है वो किस फाइलम को में आता है? मोलुस्का, एकिनोडर्माटा, पोरीफेरा या ब्रायोफाइट्स? तो क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका? सही जवाब हो जाएगा मोलुस्का, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो है करंट से भी है। तो यहां पे पूछा गया कि बजट 2023-24 में जो विनिवेश है उसका टारगेट क्या रखा गया है? 60,000 करोड़, 75,000 करोड़, 51,000 या नन? देखिए दोस्तों, जो अब सिविल सर्विसेज एग्जाम है ना, वो 50-50% हो गया। मतलब 50% किताब स्टैटिक और 50% जो करंट का चीज है वो। तो आपको दोनों तरफ फोकस रखना ही रखना होगा। क्या सही जवाब हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा 51,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 16, कोनकन, भारत जो है अलग अलग देशों के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। तो कोनकन जो है ये नेवल एक्सरसाइज है। आपको बताना है कि भारत किस देश के साथ करता है। जापान हो गया, यूएई हो गया, यूएसए हो गया या यूके होगा। क्या सही जवाब हो जाएगा यारो? इसका सही जवाब हो जाएगा यूके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या है? और इसके इंडेक्स के आने पे काफ़ी बवाल भी उठा था, ठीक है, हुआ था, क्योंकि काफ़ी पीछे रैंकिंग मिली है इंडिया को। आपके ऑप्शन 105, 107, 108 या 109। क्या जवाब हो जाएगा यारो? सही जवाब हो जाएगा आपका 108। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के नए सीजीए, कैग नहीं, ठीक है, ये सीजीए है, लेखा महानियंत्रक, ये कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है राजीव मिश्रा, अमित सिंह, एसएस दुबे या नन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसएस दुबे जी, जो है लेखा महानियंत्रक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते ही हैं कि वैश्विक स्तर पे जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दो ऐसी संस्थाएं पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, जिसमें क्या था कि मतलब आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका डोमिनेशन ज़्यादा था। तो जब मंदी आई 2008 में, तो फिर इंडिया, चाइना और जो विकासशील देश हैं उन्होंने सोचा कि यार आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के पास तो मतलब बीच बीच में पैसा नहीं होता है जब वेस्टर्न कंट्रीज जो है मतलब मंदी में चलते हैं, तो हमको कुछ अल्टरनेटिव जो है सोचना चाहिए। तो जो ये ब्रिक्स के द्वारा जो है ये बैंक बनाया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एक तो ये बैंक है और एक दूसरा जो है AIIB। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि जो ब्रिक्स का बैंक है जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बागन, दिल्मा रूसेफ, उर्जित पटेल या क्रिस्टलिना जॉर्जीवा? तो जो ब्राजील की एक्स प्रेसिडेंट है दिल्मा रूसेफ, उनको जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पे ये नाम भी आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड बैंक के हेड होता है ना, अजय बागन को बनाया गया है, जो कि बेसिकली इंडिया को बिलोंग करते हैं, बाद में जाके वो अमेरिकन सिटीजन बन गए। तो ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के एमडी बने हैं अजय बागन, और जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बनी है दिल्मा रूसेफ। क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया जो है यूएन के किस परमानेंट संस्था में जो है 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ है? ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक या जनरल असेंबली? ठीक है, इसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। क्या जवाब होगा इसका यादो? इसका सही जवाब होगा इकोसोक। ठीक है, इकोसोक का जो है 2022 से 24 के लिए 2 साल के लिए इंडिया जो है सदस्य बना है। क्वेश्चन नंबर 21, हम सभी जानते हैं कि भारत के लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि G20 का समिट भारत में हो रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा बैठक जो है इंडिया में हो रहा है, 18वां बैठक है, 20वां है, 17th है या 16th है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसका जो है मोटो क्या है। ठीक है, जो हो रहा है समिट, वसुदेव कुटुंबकम,
मतलब पूरी जो पृथ्वी है ना वो एक है, सबका साथ सबका विकास है ना, वही चीज है। और आप जान ही रहे हैं कि कोविड के समय पे ये कंसेप्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक को कोई कंट्री जो अकेले डील नहीं कर सकता है। मल्टीपल प्रॉब्लम हुए हैं कोविड पैंडेमिक के चलते। तो इसका क्या सही जवाब होगा दोस्तों? 18। उसी तरह 2023 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बैठक जो है कहां होने वाला है? अमेरिका, इंडिया, यूके, कनाडा। तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से भारत ने जो है कोविड पैंडेमिक को टैकल किया है। और साथ ही साथ इवन की जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब आईएमएफ के जो एमडी है, उनका कहना है कि भाई भारत जो है ये ब्राइटेस्ट स्टार है। जब पूरा अंधेरा छाया हुआ है तो इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है। तो इस वजह से अलग अलग महत्वपूर्ण बैठक जो है वो इंडिया में हो रही है। तो एससीओ की जो बैठक है ये भी कहां होगी? इंडिया में ही होगी यारो। अब चलिए झारखंड स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का गठन कब किया गया था? ठीक है, 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2003। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि पूरे भारत को जो है, ठीक है, पूरे भारत को जो है आपको अलग अलग अर्थक्वेक जोन में बांटा गया है। तो यहां आपको बताना है कि जोन नंबर 3 में झारखंड में जोन 2, जोन 3, जोन 4 आता है। ठीक है, जोन 4 में तो 2 जिले हैं, जोन 2 में जो है आपके 7 जिला है। तो बताना जोन 3 में कितना जिला है? 7, 10, 12 या 15? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 15। और ध्यान रहे जो अर्थक्वेक जोन है दोस्तों ये 2 से स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक जोन 1 नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग आपदा के लिए जो है अलग अलग केंद्र बनाया गया, इसमें आपको मैच करना है। पहला जो है ड्राउट, सूखा। ठीक है, झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या रहती है ड्राउट की, क्योंकि जो नदियां हैं वो मतलब हमेशा पेरेनियल नहीं है, सदाबहार नदियां नहीं है, मतलब पेनिनसुलर रिवर्स है। तो यहाँ पे सूखा जो है काफ़ी समस्या इसका रहता है। फ्लड का तो उतना यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जब बारिश ही उस हिसाब से, मतलब बारिश नहीं मतलब नदियाँ ही जब वैसी नहीं है, तो फ्लड का तो यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं है। माइनिंग डिजास्टर अगेन बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में बहुत बड़े स्तर पे जो है माइनिंग होती है। अर्थक्वेक, भूकंप। ठीक है, तो अलग अलग आपको यहाँ पे डिजास्टर केंद्र दिया गया है, आपको मैच करना है। ऑप्शन में है BIT मिश्रा, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ISM धनबाद जो कि IIT हो गया 2016 में, और XLRI जमशेदपुर। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सूखा है ड्राउट उसके लिए आपका है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो फ्लड है इसको कंट्रोल करने के लिए झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। जो माइनिंग डिजास्टर है इसका तो वही IIT ISM धनबाद जो है वो है। और जो अर्थक्वेक है उसके लिए BIT मिश्रा है, मतलब ये XLRI जो है इसमें शामिल नहीं होगा। ड्राउट के लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, फ्लड के लिए आपका झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो गया, माइनिंग डिजास्टर के लिए IIT या ISM धनबाद, अर्थक्वेक के लिए BIT मिश्रा। अगला जो है राष्ट्रीय स्तर पे ये क्वेश्चन जो है 7 to 10 JPSC में पूछा भी गया था, और ये भारत के तरफ से पहला पहल है जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें भारत सरकार जो है 8 राष्ट्रीय मिशन लेके आई थी। ठीक है, तो पूछा गया था 7 to 10 JPSC में कि ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरुआत हुआ था? मई 2008, जून 2008, जुलाई 2008 या अगस्त 2008? क्या जवाब होगा दोस्तों? जून 2008। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, यहां तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पूछा गया, अब यहां पे पूछा गया है झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पे झारखंड कार्य योजना का स्टार्ट कब हुआ था। और इसी जो एक्शन प्लान से 3-4 क्वेश्चन जो है JPSC ने पूछा था 7 to 10 JPSC में। ठीक है, तो 2013, 2012, 2014 या 2015? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका 2014। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है, समझना है, और फिर समझ के खुद से लिखना भी है। ठीक है,
अगेन अब ये करंट से क्वेश्चन है, आप देख ही रहे थे कि भाई जो किसानों का है कितना आंदोलन चला, उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लेके काफ़ी जो है न्यूज़ चल रहा था। तो सरकार इसको कैसे और बेहतर करे उसके लिए कमेटी बनाई 2022 में। आपको बताना है कि उस न्यूनतम समर्थन कमेटी के जो अध्यक्ष कौन है, संजय अग्रवाल, डी मलिक, श्रीनिवास नायडू या आबिद। मतलब सरकार जो है किसानों को इंकरेज करने के लिए खरीफ सीजन के पहले, यानी वही आपका जो चावल का सीजन होता है उसको खरीफ बोलते हैं, और जो गेहूं जिसमें कम पानी लगता है उसको रबी बोलते हैं। तो आपको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये जारी करती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 23 अलग अलग चीज़ों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। और यहाँ एक चीज़ है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी संस्था है जो कि रिकमेंड करती है, ठीक है, तो होगा आपका CACP। लेकिन कौन सी संस्था है जो कि फाइनल डिसीजन लेती है, तब होगा आपका CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। रिकमेंड कौन करता है, CACP करता है, और फाइनल डिसीजन कौन लेता है, फाइनल डिसीजन लेता है CECA। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन बने, तो संजय अग्रवाल। आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख ही रहे हैं कि जो है कोविड के बाद से जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ा रुका है, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रुका है। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि सरकार को तो भाई खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमने जितना टारगेट किया था GST से या फिर जो है विनिवेश से उतना आ नहीं पाया। तो सरकार ने क्या तय किया है कि हम जो सरकारी चीज़ें हैं, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, हाईवेज हो गया, उसको जो है लीज पे देंगे 4 साल का। उसका नाम क्या रखा गया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। तो आपको बताना है कि उसमें सरकार ने 4 साल में कितना करोड़ रेज करने का लक्ष्य रखा है। 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ या फिर आपका 8 लाख करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है यारों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड में सरकार का जो एक्सपेंसेज है, एक्सपेंडिचर जो है वह जो है काफ़ी बढ़ गया। फिर चाहे वो वैक्सीन हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर मुफ्त राशन प्रोवाइड करना हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, MSME के लिए हो, किसानों के लिए हो। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, इसका गठन किस सेक्शन में किया गया है, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 या सेक्शन 14। ठीक है, तो काफी आसान है। देखिए सेक्शन 3 जो है उसमें बताया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, उसके बाद उसमें 11 जोड़ दीजिए, 3 + 11 14 हो गया। तो 14 में बताया गया है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसमें फिर 14 में 11 जोड़ दीजिए तो आप पहुंच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हमने दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है, और कमेंट में आपको ह्यूमन राइट्स पे भी और डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी जो है जबरदस्त वीडियो बनाया गया है, उसको आप जरूर से देखिए यारो। तो जो 31 है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस सेक्शन में किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेक्शन 25। ठीक है, सेक्शन 3 में है NDMA, सेक्शन 14 में है आपका SDMA, और फिर आपका जिला स्तर पे जिसके DM हेड होते हैं आपका DDMA है सेक्शन 25 में। ठीक है, और जैसे हमने आपको बताया था वहां पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका यूनियन होम सेक्रेटरी बनाया था। तो अब यहां देखिए क्या है, राज्य कार्यकारी समिति स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी या नन। यहां भी काफी लोग कंफ्यूज होकर जो है CM टिक कर देते हैं, लेकिन CM नहीं होगा, यहां पे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, यहां पे आपको संस्था बताया गया है और हेडक्वार्टर आपको बताया गया है। आपको मैच करना है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ILO है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है ना उसका हेडक्वार्टर हैग में है। ध्यान रखिएगा, चाहे ICJ हो, चाहे ICC हो, चाहे PCA हो, सबका जो हेडक्वार्टर है वो हैग है। ठीक है, और भारत जो है वो ICC में सम्मिलित नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा नहीं है, जो कि रोम स्टैचू से बना था। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रोम स्टैचू से कौन
मतलब अस्तित्व में आया था, किसका गठन हुआ था, आईसीजे का, आईसीसी का या पीसीए का? तो रोम स्टैच्यू से हुआ था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, और भारत जो है उसका नहीं है। तो आईसीजे का, आईसीसी का और पीएसी का हेडक्वार्टर हेग है। आईएलओ का जो है दोस्तों जिनेवा है, ठीक है, लेबर का है ये, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही पुरानी संस्था है, 1919 की। यूनेस्को का दोस्तों पेरिस में है, और जो यूनिसेफ है उसका आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और जो आप नाटो है, नाटो जो काफी न्यूज में है, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल्स में है यार। अब आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एनएचआरसी के जो मेंबर कमेटी है उसमें कौन शामिल नहीं होते हैं, ठीक है? लोकसभा के स्पीकर, सीजीआई, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में एनएचआरसी है और दूसरे में जो है आपके लोकपाल हैं दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एनएचआरसी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो हेड को और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, तो कौन शामिल नहीं होता है? लोकसभा के स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह लोकपाल के लिए पूछा गया है, लोकपाल के सिलेक्शन कमेटी में कौन शामिल नहीं होते हैं? लोकसभा स्पीकर, सीजेआई, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए, बाकी सब आंसर तो हम आपको बता ही रहे हैं। हम चाहें कि क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35 इन दोनों का आंसर जो है आप ढूंढिए, ठीक है, आप ढूंढिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन कब और कहां हुआ था? ठीक है, 1992 शिकागो, 1993 वियना, 1994 ब्रुसेल्स, 1995 जिनेवा। देखिए, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया या फिर आपदा प्रबंधन हो गया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 साल का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट पे हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन पे हो, वो हम लोग को जानना है। इसलिए मैंने दोनों पे, ह्यूमन राइट पे अलग से और आपदा प्रबंधन पे अलग से जो है वीडियो बनाया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1993 वियना में हुआ था। अब उरुग्वे राउंड, या फिर यहां यह भी पूछा जा सकता है कि माराकेस एग्रीमेंट से जो है कौन सा जो है संस्था का गठन हुआ था? न्यू डेवलपमेंट बैंक, यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ या आईएमएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो इसको उरुग्वे राउंड देगा या फिर माराकेस एग्रीमेंट देगा। तो क्या जवाब हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ। 1995 में यह बना था, 1995 में, और अभी 164 कंट्रीज के सदस्य हैं। हालांकि इसका अस्तित्व जो है पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 अलग अलग संस्थाएं हैं, जिसमें आईबीआरडी और आईडीए दोनों को मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। पीटी में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के किन 2 संस्थाओं को मिला के वर्ल्ड बैंक कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आईबीआरडी और आईडीए। अब मैंने आपसे क्या पूछा है कि भारत जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, 5 अलग अलग संस्थाएं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, किसका हिस्सा नहीं है? आईबीआरडी हो गया, आईएफसी हो गया, आईडीए हो गया, या सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो संस्था है उसका। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आईबीआरडी तो है, आईडीए भी है, आईएफसी भी है। जो आईसीएसआईडी है उसका भारत सदस्य नहीं है। और वर्ल्ड बैंक जो है आईबीआरडी और आईडीए को मिला के बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार जो है वो किससे संबंधित है? यूएनडीपी से है, डब्ल्यूटीओ से है, आईएमएफ से है या वर्ल्ड बैंक से है? काफी न्यूज में रहता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो आईएमएफ के पास अपना खाता रखते हैं और जरूरत पड़ने पे जो है मनी को विड्रॉ करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 40, ये यूपीएससी में पूछा गया था कि जो एम्बर बॉक्स है, जो डोमेस्टिक बॉक्स है, जो ग्रीन बॉक्स है, ये किसका पार्ट है? निर्यात सब्सिडी का, डोमेस्टिक सब्सिडी का, मार्केट एक्सेस का या ट्रिप्स का? ये सब जो है टर्म्स डब्ल्यूटीओ से संबंधित है दोस्तों। तो आपका जो है एम्बर बॉक्स, जब भारत ने राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है लागू किया, तो एम्बर बॉक्स को लेके जो है काफी विवाद चला। तो ये एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज, वो अपने सब्सिडी को रखते हैं ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स में, उनका विवाद नहीं होता है। लेकिन जानबूझ के, इसीलिए पीयूष गोयल साहब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड और कॉमर्स में है, उन्होंने ये कहा है कि जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो
विकसित देशों की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि जो आपका एक्सपोर्ट सब्सिडी है, डोमेस्टिक सब्सिडी है और जो मार्केट एक्सेस है, ये तीनों जो है कंपोनेंट किसका है? कृषि पे समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें से कौन जो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रिप्स नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, हर्ष चौहान जो है ये किसके अध्यक्ष बने हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय वर्ग है आयोग है उसका, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के जो राष्ट्रीय आयोग है उसका, एनसीबीसी पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय आयोग, या महिलाओं का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लोग हर्ष चौहान देख के समझते हैं कि एनसीएससी, लेकिन ऐसा नहीं है यारो, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब होगा। ठीक है, आप जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना, जैसे कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की हेड हो गई, एनसीबीसी, जो भी महत्वपूर्ण पोस्ट है उसके चेयरपर्सन कौन है ये आपको जानना दोस्तों, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। हंसराज गंगाराम अहीर ये किसके चेयरपर्सन बने हैं? एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी या एनसीडब्ल्यू? तो जो आपका पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग का जो राष्ट्रीय आयोग है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको जो है संवैधानिक दर्जा मिला है। क्वेश्चन यहां पे ये भी बन सकता है कि बताइए कि ये जो चारों संस्था है इसमें से कौन संवैधानिक बॉडी नहीं है? तो जो शेड्यूल कास्ट वाला है ये तो आर्टिकल 338 में है, शेड्यूल ट्राइब वाला आर्टिकल 338 कैपिटल ए में है, और जो बैकवर्ड क्लास है इसको जो है सबसे बाद में जो है दर्जा दिया गया है, मतलब संवैधानिक दर्जा आपको दिया गया है 102 अमेंडमेंट से। ठीक है, और ये जो है 338 कैपिटल बी में है। तो जो हंसराज गंगाराम अहीर हैं वो इसके अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। ठीक है, संवैधानिक बॉडी मतलब जिसका संविधान में जिक्र है, और यहां काफी कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ये आर्टिकल 338 कैपिटल ए नहीं है, ये आर्टिकल 338 है। 338 ए जो है कैपिटल ए वो शेड्यूल ट्राइब का है, और जो बी है वो एनसीबीसी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है इसको किस संशोधन से जो है संवैधानिक दर्जा मिला? तो 102 हो जाएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि जो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, उनको जो 10% आरक्षण दिया गया है वो कौन सा अमेंडमेंट से हुआ है? तो 103 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और अभी तक भारतीय संविधान में कितना संशोधन किया गया है? तो जो लेटेस्ट है वो 105 है यारो। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन ह्यूमन राइट्स पे है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको 3 जनरेशन में बांटा गया है। तो आपको बताना किसके द्वारा? फिलिप सिडनी, कारेल वसक, क्रिस्टीना लगार्ड या नन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कारेल वसक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वही क्वेश्चन हमने आपसे यहां पूछा है कि इनमें से कौन संवैधानिक बॉडी नहीं है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास? तो मैंने आपको बता ही दिया, शेड्यूल कास्ट है 338, 338A, 338B। जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है ये अभी संवैधानिक बॉडी नहीं है, और ये डिमांड भी किया जा रहा है कि जैसे आप बाकी इन सब संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए हैं, तो जो ये इतना इंपॉर्टेंट आयोग है इसको फिर क्यों नहीं संवैधानिक बॉडी दिया जा रहा है? उसी तरह जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसको भी संवैधानिक दर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर बताइए भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं? तो आप जानते ही हैं, मुस्लिम सबसे बड़ा अल्पसंख्यक, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, और फिर जो है आपको लेटेस्ट में ऐड क्या हुआ है? जैन। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6। पहले 5 था, अब हो गए हैं 6। क्वेश्चन नंबर 46, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश के लिए दीपम का जो गठन है वो कब हुआ था? दोस्तों ये दीपम ही है जो कि नीति आयोग को रिकमेंड करती है कि कौन से सार्वजनिक उपक्रम है जिसका विनिवेश होना चाहिए। फाइनल डिसीजन किसका आता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। तो आपको बताना इसका गठन कब हुआ था? 2015, 2016, 2017, 2018। तो
तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 2016 में, और 2016 जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। इसमें इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो है चीजें जो है स्टार्ट हुई थी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 47, एलन स्पेक्ट, जे क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर को जो है किस फील्ड में 2022 नोबेल प्राइज मिला है। दोस्तों हमने जो है नोबेल प्राइज विनर पे जो है बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाया है, और अगेन कमेंट में जो है वो आपको उसका लिंक दिया गया है, उसको आप जरूर से देखिएगा कि कैसे आप आसान तरीके से जो है नोबेल प्राइज विनर को याद रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नाम जो है बहुत सारा रहता है। तो आपको बताना इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो क्वांटम मैकेनिक्स पे रिसर्च के लिए जो है एलन स्पेक्ट, जे क्लॉजर और एंटोन जेलिंगर को जो है फिजिक्स का जो है नोबेल प्राइज मिला है 2022 का। अगेन क्वेश्चन नंबर 48, बेन बर्नाके, डगलस डायमंड और पी ड्विबिक को जो है किस फील्ड में 2022 का नोबेल प्राइज मिला है, और इस प्राइज को जो है स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज भी बोलते हैं दोस्तों। सबसे लास्ट में आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इंक्लूडेड नहीं था, इसको बाद में 1969 में इंक्लूड किया गया, और इसका नाम जो है स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपको इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज के जगह पे जो है ये पूछ ले कि स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज किसको दिया गया, तो बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पे काम करने के लिए जो है बेन बर्नाके, डगलस डायमंड, पी ड्विबिक को जो है इकोनॉमिक्स का जो है नोबेल प्राइज दिया गया है, और नोबेल प्राइज विनर तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 सही क्रम में आपको सजाना है दोस्तों, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। बायोडायवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1972 में स्टॉकहोम में यूएन का बैठक हुआ था, और वहीं पे जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया था। तो सबसे पहले जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये होगा। इसमें अभी संशोधन भी किया गया है, क्यों, क्योंकि जो साइट्स है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, संशोधन हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। उसके बाद आपका क्या होगा, उसका बाद होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आपका 1980 का है। उसके बाद होगा आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट, नहीं ये तो 2006 का है। उसके पहले होगा बायोडायवर्सिटी एक्ट, यानी कि सबसे पहले होगा आपका बी ऑप्शन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फिर बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में, और तब जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। इसमें एक अधिनियम और इंपॉर्टेंट नहीं बताए हैं, जो है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एक संस्था है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि यूएन को मतलब क्लाइमेट चेंज पे रिपोर्ट सौंपती है। तो ये 1988 में बनाया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। तो आपको बताना इसका जो गठन है किनके द्वारा हुआ था, WWF IUCN, WWF UNEP, WMO UNEP या UNDP UNEP, बताइए। सही जवाब होगा दोस्तों WMO और UNEP मिलकर जो है इसका गठन किए थे 1988 में। 51, जैव विविधता संरक्षण के लिए, ठीक है, एक ट्रैफिक करके कोलैबोरेशन चल रहा है। आपको बताना ये कोलैबोरेशन जो है किसके बीच, किनके बीच में है, WWF IUCN, WWF WMO, WWF UNDP या नन। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों WWF और IUCN। IUCN जो है एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करती है, रेड लिस्ट, उसको रेड बुक भी बोलते हैं, जिसमें जो जीव जंतु का मतलब संख्या कम हो रहा है ना उसका डिटेल रहता है, और जो WWF है ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी करती है। इंडिया में लगभग कितना % जो जंगल है वो फॉरेस्ट प्रोन है, 22%, 15%, 25%, 30%। दोस्तों आप जानते ही हैं कि हर 2 साल पे जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो उसी में ये डेटा दिया गया है। 22.7% जो जंगल है वो फॉरेस्ट प्रोन है। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में है। लेकिन 2019 के कंपैरिजन में आप बात कीजिएगा कि 2021 में कहां सबसे ज्यादा जंगल बढ़ा है, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आपको भारत का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, साथ ही साथ झारखंड का, अगर आप झारखंड का दे रहे हैं तो बिहार का दे रहे हैं तो बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं
उसका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो इंडिया का है उसको भी पढ़ना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद देखिए अभी हाल ही में जो है टाइगर सेंसस का जो है डेटा आया है, तो ये क्वेश्चन उससे मैंने फ्रेम किया है कि भारत में विश्व का बाघों का जो है 70% पॉपुलेशन है। दूसरा जो है जो ये बाघों का जो जनगणना होता है, ठीक है, सेंसस जो होता है ये हर 3 साल पे होता है, ठीक है। जनगणना नहीं मतलब बाघों का जो गणना होता है। आपको बताना पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि भारत में जो है विश्व की 70% आबादी है, बिल्कुल सही है। और एमपी में सबसे ज्यादा जो है टाइगर मिलते हैं। दूसरा जो है टाइगर सेंसस हर 3 साल पे नहीं, हर 4 साल पे होता है, ठीक है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें जो है भारत में जो जनजाति अलग अलग जगह पाए जाते हैं उनका नाम दिया गया है और किन राज्य से उनका संबंध है। यहां है आपका कार्बी, गदीस, संथाल, इरुलर। ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, झारखंड, केरला। तो जो कार्बी एंग्लोंग है ये आपका आसाम हो जाएगा, जो गदीज है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, संथाल तो अपने झारखंड का है और जो इरुलर है ये आपका केरला हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, अगेन यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है संवैधानिक पोस्ट दिए गए हैं और आर्टिकल पूछा गया, आपको मैच करना है। कैग, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो जो कैग है आपका हो जाएगा आर्टिकल 148। चुनाव आयोग जो है वो आर्टिकल 324। दोस्तों अभी चुनाव आयोग में क्या था ना कि पारदर्शिता नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि कैसे जो है कमिश्नर्स का वहां पे अपॉइंटमेंट होगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को ये मतलब डायरेक्ट किया है कि आपको एक कमिटी बनानी है और तब जो है इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति किया जाएगा। जो NCST है ये आपका 338B हो जाएगा, नहीं 338A हो जाएगा, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास है वो आपका 338B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में जो पहला बैकवर्ड कमीशन बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? BP मंडल, शांता कुमार, काका कालेकर या नन? टफ क्वेश्चन है, सही जवाब क्या हो जाएगा? काका कालेकर। क्वेश्चन नंबर 57, जो कृषि है वो आधुनिक तरीके से होनी चाहिए, तो हम कौन से अनुच्छेद का बात कर रहे हैं? ये DPSP में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसे होता है ना कि सेम काम के लिए महिला और पुरुष को सेम वेतन मिलना चाहिए, कहां मेंशन किया गया है? आर्टिकल 39 स्मॉल d में, ठीक है। तो उसी तरह पूछा गया है कि जो कृषि है वो आधुनिक तरीके से होना चाहिए, आर्टिकल 48, 41, 40, 17। तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों आर्टिकल 48। और दोस्तों अभी DPSP से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग को जो है DPSP का हर आर्टिकल जो है मोटा मोटी पता होना चाहिए, ठीक है। पहले था कि पहले चलता था कि मौलिक अधिकार से पूछते थे, अभी मौलिक अधिकार से कम करके जो है DPSP से या फिर जो कम न्यूज में रहता है ना वहां से भी क्वेश्चन मतलब फ्रेम कर लेते हैं कि बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो व्यापार है उसका जिक्र किया गया है। ऐसी ऐसी चीजों को जो है मतलब पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन जो है यूकारियोट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो भी जीव जंतु हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, यूकारियोट और प्रोकारियोट। यूकारियोट वो होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, ये मल्टी सेलुलर ज्यादा होते हैं, और प्रोकारियोट सिंगल सेल के ज्यादा होते हैं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी और एनिमिलिया, ठीक है। तो देखिए जो एनिमिलिया, फंगी और प्रोटिस्टा है ये तो आपका प्रोकारियोट कैटेगरी में आते हैं। जो मोनेरा है दोस्तों ये यूकारियोट में आता है। क्वेश्चन नंबर 59, जैव मंडल दिया गया है बायोस्फीयर, भारत में कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। और आपको यहां राज्यों के नाम दिए गए हैं, नोकरेक, दिहांग दिबांग, सिमलीपाल और दिब्रू सखेवा। जो ये आपका बायोस्फीयर वाला कंसेप्ट है यूनेस्को लेके आया था, और भारत में 18 तो जैव मंडल हैं, उसमें से 12 जो हैं, ठीक है, 12 जो हैं वो यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर लिस्ट में आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में जो 18 जैव मंडल हैं उसमें से कितने जो हैं वो यूनेस्को के विश्व जैव मंडल सूची में आते हैं? तो 12, ठीक है, ध्यान रहे। अब यहां मैच करना है। नोकरेक जो है दोस्तों कहां पे है? मेघालय में है। दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, और दिब्रू सखेवा जो है ये आसाम में है।
अभी दोस्तों नए स्टूडेंट्स को ये सब क्वेश्चन डिस्कशन थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, तो आपको जो है फिर चीजें थोड़ा ठीक ठाक लगने लगेंगी। और ये सबके साथ ही होता है यार। स्टार्टिंग में जब नए चीज को हम देखते हैं, एक तो समझने में दिक्कत होता है, कैच नहीं कर पाते हैं, नाम याद नहीं रहता है, लेकिन जब उसको हम 5 बार 6 बार पढ़ते हैं, फिर जो उसको लिखते हैं, तब फिर वो चीजें जो है या डिस्कस करते हैं। जो भी चीज पढ़े समझे उसको जरूर जो है दोस्त के साथ डिस्कस करें, किसी के साथ भी डिस्कस करें, तो जो है काफी आपको क्लैरिटी बनेगी। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि यहाँ आपको जैव मंडल दिया गया है, नेशनल पार्क दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है, और यहाँ IUCN कैटेगरी है 4, 5, 3 और 2। आपको मैच करना है कि क्या होगा। तो जो जैव मंडल है ये कैटेगरी नंबर 5 में आता है, IUCN कैटेगरी 5। जो नेशनल पार्क है ये कैटेगरी 2 में आता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैटेगरी 4 में आता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है, उनके जो डिस्कशन है, काफी पसंद आ रहे होंगे, और ये हाई टाइम है कि अब जम के मेहनत करना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हर एग्जाम में जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा रहा है यारो, बहुत हाई जा रहा है। तो जो है फॉर्म आने का इंतजार नहीं करना है। अगर एग्जाम में सही में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो अभी से दोस्तों लग जाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं आएगा ये अवसर दोस्तों, ठीक है।